हेलो दोस्तों, हिंदी जगत में आपको स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। इसमें हम कुल 60 प्रश्न करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सब मनोविकारों से फुर्तीला कौन है? ऑप्शन नंबर ए लज्जा, बी शांति, सी भय, डी क्रोध। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी क्रोध। सब मनोविकारों से फुर्तीला क्रोध है। जो क्रोध होता है वह कभी कभी दया के साथ आता है तो कभी कभी घृणा के साथ आता है। यह निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, क्रोध निबंध। अशोक के फूल के लेखक कौन हैं? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी महादेवी वर्मा, सी रामचंद्र शुक्ल, डी जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। जो अशोक के फूल है वो 2 प्रकार के होते हैं। यह भी प्रश्न में पूछा जाता है कि अशोक के फूल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। क्या क्या? सफ़ेद और लाल। सफ़ेद अशोक के फूल और लाल अशोक के फूल। सफ़ेद अशोक के फूल जो होता है वो तांत्रिक क्रियाओं के लिए, किस लिए? तांत्रिक क्रियाओं के लिए व्यवहार किया जाता है। और लाल को स्मरवर्धक, लाल को किस लिए? स्मरवर्धक के रूप में व्यवहार किया जाता है। जो कंदर्प देवता थे वो लाखों मनोहर पुष्प को छोड़कर सिर्फ 5 फूलों को ही अपने तुणीर में स्थान देने योग्य समझा। कितने फूलों को? 5 फूलों को। कौन से देवता? कंदर्प देवता ने अपने तुणीर में, किसमें? तुणीर में केवल 5 फूलों को ही स्थान देने योग्य समझा था, जिसमें कि अशोक के फूल भी एक था। और 4 क्या क्या थे? अरविंद, आम, नीलोत्पल और नवमल्लिका। नैना को कौन गोली मारकर हत्या कर देता है? धनीराम, मनीराम, सुखराम, राम राम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी मनीराम। तो जो म्यूनसिपाल्टी के विरुद्ध नगर का जो आंदोलन शुरू हुआ था उसका नेतृत्व जो है वो सुखदा कर रही थी, ठीक है। लेकिन सुखदा उसी सिलसिले में जेल चली जाती है, उसको जेल भेज दिया जाता है। तो उसके बाद जो होता है वो पठानीन, उसके बाद समरकांत, रेणुका, प्रोफेसर शांति कुमार, एक एक करके सभी लोग नेतृत्व लेते हैं और उन्हें भी जेल भेज दिया जाता है। उसके बाद जो है नैना यानी कि अमरकांत की बहन जो है वो आंदोलन का नेतृत्व संभालती है, ठीक है। तो नैना जो है वो भीड़ के साथ म्यूनसिपाल्टी ऑफिस की ओर चल रही थी और जो जुलूस को रोकने के लिए फायर किया जाता है। क्या किया जाता है? फायर किया जाता है। तो जो मनीराम होता है वो नैना को गोली मार देता है। और उसके बाद जो जुलूस अपने लीडर को लेकर, यानी जो लोग जा रहे थे अपने लीडर को लेकर, यानी नैना का सब लेकर ऑफिस के तरफ चलते हैं, म्यूनसिपाल्टी ऑफिस के तरफ। तो जो बोर्ड होते हैं ऐसी स्थिति में भूमि देने का निश्चय करते हैं। यानी कि सुखदा जो कि 6 महीने पहले इस आंदोलन को प्रारंभ की थी वो कब ख़त्म हो जाती है? नैना का बलिदान के बाद, उसकी मृत्यु के बाद ही वो ख़त्म होता है वो आंदोलन। तो इसका सही उत्तर क्या है? नैना को कौन गोली मारकर हत्या कर देता है? मनीराम, जो कि नैना का पति होता है, और धनीराम नैना का ससुर। अगला है, बंटी की माँ शकुन कौन सी नौकरी करती थी? बैंक अफसर, पोस्टमास्टर, कॉलेज का अध्यक्ष, जनसेवा। तो यह अध्यक्ष नहीं, कॉलेज की प्रिंसिपल, कॉलेज की क्या? प्रिंसिपल। बंटी की माँ यानी कि शकुन जो थी वो कॉलेज की प्रिंसिपल थी। अगला प्रश्न है, कफन किसकी कहानी है? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, जैनेंद्र, महादेवी वर्मा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद। कफन में माधव और घीसू के बारे में है, जो कि दोनों ही बहुत ही ज़्यादा कामचोर और आलसी होते हैं। अगला प्रश्न है, वापसी कहानी के अनुसार नरेंद्र किसको देखकर चाय का प्याला मुंह में लगा लिया? पत्नी को, नौकर को, गजाधर बाबू को, बसंती को। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी गजाधर बाबू को देखते ही नरेंद्र जो है वो चाय का प्याला मुंह में लगा लेता है।
तो इस वापसी कहानी में कुछ इस प्रकार होता है कि इतवार का दिन होता है। गजाधर बाबू अपना सब सामान लेकर घर पर रहने के लिए आते हैं, ठीक है। तो उसी दिन सभी जो बच्चे हैं वो नाश्ता करने के लिए एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे। इतवार का दिन था यानी रविवार का दिन था। जो जितने भी सारे बच्चे थे वो बैठकर नाश्ता कर रहे थे। क्या कर रहे थे? नाश्ता कर रहे थे। यह भी पूछा जा सकता है कि जिस दिन गजाधर बाबू अपने घर में वापस आए थे वो कौन सा दिन था? तो वो कौन सा दिन? इतवार का दिन था, ठीक है। तो इतवार के दिन पर सभी नाश्ता करने के लिए इकट्ठा होकर हुए थे। उसी समय गजाधर बाबू मुस्कुराते हुए आते हैं घर के अंदर। उसी समय जो नरेंद्र है वो कमर में हाथ रख कर किसी नृत्य का अभिनय कर रहा था, ठीक है, नकल कर रहा था। कौन? नरेंद्र जो है वो नकल कर रहा था। और बसंती क्या कर रही थी? हंस रही थी। और उसकी जो कौन थी? और एक अमर की जो बहू थी वो तो ऐसे हंस रही थी जैसे कि उसके तन बदन आंचल या घूंघट का कोई भी होश नहीं था, ऐसे ही हंस रही थी। जब गजाधर बाबू घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो नरेंद्र क्या करता है? बैठ जाता है और चाय का प्याला अपने मुंह में लगा लेता है। और अमर की बहू भी अपने को संभालने लगती है। और बसंती जो होती है अपनी हंसी को रोकने की कोशिश कर रही होती है लेकिन नहीं कर पाती है। चंद्रगुप्त नाटक में कितने अंक होते हैं? 4, 3, 5, 6। तो इसका सही उत्तर है 4 अंक। पिछली वीडियो में मैं 3 बता दी थी तो वो गलत है, कुल है 4 अंक। तो जान लेते हैं कि पहले अंक में कितने कितने दृश्य थे। तो सबसे पहले अंक में 11 दृश्य थे, दूसरे अंक में 10 दृश्य, तीसरे में 9 और चौथे में 14 दृश्य। कुल मिलाकर 44 दृश्य थी, 44 दृश्य, ठीक है। तो चंद्रगुप्त नाटक 4 भागों में समाप्त होता है। पहले भाग में पहले अंक में 11 दृश्य हैं, दूसरे अंक में 10 दृश्य हैं, तीसरे दृश्य में 9 अंक हैं और तीसरे अंक में 9 दृश्य हैं और चौथे में 14 दृश्य हैं। तो कुल मिलाकर 44 दृश्य हैं और 4 अंक। 4 अंक में है और 44 दृश्य है। अगला प्रश्न है, मनोज शंकर अपने पिता का मृत्यु का रहस्य किससे जान लेता है? रजनीकांत, माहिर अली, मनोज शंकर, चंद्रकांता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, माहिर अली से। अगला प्रश्न है, गौरा के अनुसार श्यामा कौन थी? गौरा के अनुसार यहाँ पे नहीं होना चाहिए, सॉरी, गौरा, हाँ गौरा मतलब जो संस्मरण है, सॉरी रेखा चित्र। गौरा के अनुसार श्यामा कौन थी? यानी कि गौरा के अनुसार श्यामा कौन थी? लेखिका की बड़ी बहन, लेखिका की माँ, लेखिका की नौकरानी या लेखिका की छोटी बहन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, लेखिका की छोटी बहन। कौन? श्यामा। श्यामा जो थी वो लेखिका की छोटी बहन और श्यामा के घर से ही गौरा को लेकर आए थे। अगला प्रश्न है, अष्टावक्र घर में किसके साथ रहता था? बाप माँ, माँ बहन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, माँ के साथ। केवल उसकी माँ के साथ रहती थी, उसका माँ ही उसका पालन पोषण करती थी। अगला प्रश्न है, कल करे सो आज करे, आज करे सो अब। यह किसकी दोहा है? तो इसका ए कबीरदास, बी सूरदास, सी बिहारी, डी तुलसीदास। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कबीरदास। कल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। यानी कि हमें कल करने वाले काम को आज ही कर लेना चाहिए और जिस काम को आज करना है उसे अब करनी चाहिए, क्योंकि कब क्या हो जाएगा किसी को भी नहीं पता। इसीलिए जो काम जिस समय करना चाहिए उसी समय ही ख़त्म कर लेना चाहिए। ये ले अपनी लकुटिया कमरिया,
सूरदास के अनुसार लकुटी और कमरिया का क्या अर्थ है? बंसी और कंबल, कठाऊ और कंबल, छोटी लाठी और कंबल, लाठी और बंसी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, छोटी लाठी और छोटी कंबल। भरत महिमा में क्या मिलता है? ए लक्ष्मण और भरत में अभिन्न प्रेम, बी राम और भरत में अभिन्न प्रेम, सी राम और लक्ष्मण में अभिन्न प्रेम, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राम और भरत में अभिन्न प्रेम। जो भरत होता है अपने पिताजी के दिए हुए राज्य को ठुकरा कर अपने भाई श्री राम जी को लेने के लिए चित्रकूट पैदल ही चल के जाता है। अगर आप भरत महिमा की व्याख्या जानना चाहते हैं, व्याख्या समझना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्या देखकर सिद्धार्थ ने संसार को त्यागने का निश्चय किया? रोगी, सब, वृद्ध, इनमें से सब। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सब। सिद्धार्थ जो है वो रोगी, वृद्ध और सब को देखकर ही संसार को त्यागने का निश्चय करता है। यह यशोधरा कविता का है। तो सिद्धि है तो स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यह बड़ाई त्यागात। यानी कि यशोधरा जो कि सिद्धार्थ की पत्नी अपने पति के चले जाने के बाद अपनी दुख की जो कथा है वो अपनी सखी से कह रही है कि मेरे पति चले गए हैं सफलता प्राप्ति करने के लिए, यह तो गौरव की बात है, लेकिन चोरी चोरी गए हैं यह सबसे ज़्यादा दुख देने वाली बात है कि उन्होंने मुझे बिना बताए ही चले गए। दिनकर के कुरुक्षेत्र काव्य में कौन प्रश्न पूछता है और कौन उत्तर देता है? ए भीम युधिष्ठिर, बी अर्जुन भीष्म से, सी अर्जुन युधिष्ठिर से, डी युधिष्ठिर भीष्म से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, युधिष्ठिर भीष्म से प्रश्न करता है कि हे पितामह, जो महाभारत का जो युद्ध था वह विफल हो गया। दुर्योधन जो था वो तो उस पार चला गया, लेकिन मेरे सामने क्या है? बस विध्वंस ही विध्वंस है। वह आत्मग्लानि से भर जाता है और अपने भीष्म पितामह जो कि सरसैया में लेटे थे उनको प्रश्न पूछता है कि ये जो महाभारत का जो युद्ध हुआ वो विफल हो गया। यह द्वितीय सर्ग में है। यह भी पूछा जाता है कि युधिष्ठिर जो भीष्म को जो प्रश्न पूछता है वो किस सर्ग में है? तो वो कौन से? द्वितीय सर्ग में है। पद की पहचान कविता के अनुसार यात्रा खत्म डैश है, कब हो जाएगी? निश्चित है, अनिश्चित है, कहा नहीं जा सकता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अनिश्चित। पद की पहचान कविता में जो कवि होते हैं वो कहते हैं कि जीवन पथ में हमें कभी जो होता है वो सरित गिरी गौहर मिल जाएंगी, तो कभी जो है सुंदर बगीचा वन यानी कि जंगल भी मिल सकते हैं, और कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो यात्रा है वो ख़त्म भी हो जाएगी। यह भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह भी अनिश्चित है। जो यात्रा जो ख़त्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। हिमाद्री तुंग श्रृंग से क्या विकीर्ण हो रहा है? रश्मि, सस्य, असंख्य रश्मियाँ या असंख्य कीर्ति रश्मियाँ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, असंख्य कीर्ति रश्मियाँ विकीर्ण दिव्य दाह से, ऐसा कुछ एक लाइन है। ताज कविता के अनुसार प्रेत और छाया से क्या होता है? रति, विद्रोह, घृणा, भय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रति। कवि कहते हैं कि ऐसे भी जीवन के प्रति क्या विरक्ति आ गई है कि हम क्या कर रहे हैं कि आत्मा का अपमान कर रहे हैं। यानी कि जो लोग जीवित हैं उनको खाने को तक नसीब नहीं होता, उनके लिए सिर ढकने के लिए छत नहीं है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि प्रेत को क्या किए हैं? एक सुंदर से ताजमहल में बंद करके रखे हैं और उसको देखने के लिए हम जाते हैं। लेकिन जो लोग भूखे मर रहे हैं, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, उनको हम नहीं देख रहे हैं। तो कवि कहते हैं कि हे मानव, ऐसे भी जीवन के प्रति क्या विरक्ति है जिससे कि हम प्रेत और छाया से रति कर लेते हैं, आत्मा का अपमान करते हैं
और प्रेत और छाया से रति कर लेते हैं। संध्या सुंदरी कविता के अनुसार संध्या सुंदरी कहाँ से उतर रही है? पेड़ से, मेघ से, प्रसाद से, मेघमय आसमान से। जो संध्या सुंदरी है वह कहाँ से उतर रही है? मेघमय आसमान से उतर रही है। वह कैसी उतर रही है? परी सी। कैसी? परी सी उतर रही है। अगला प्रश्न है, कवि ने बहुत दिनों के बाद जी भरकर क्या भोगा? ए शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध को, आनंद, दुख, परेशान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध सबको एक साथ इस पृथ्वी पर उन्होंने बहुत दिनों के बाद उपभोग किया। शब्द को किस प्रकार? जब किशोरियाँ जो है वो धान कुटती हुई कोकिल कंठी किशोरियों के तान को सुनकर वो शब्द को जी भरकर आनंद लिए। स्पर्श कैसे है? अपनी गवई पगडंडी की जो चंदन वर्णी धूल है उसको छूकर वे छूने की, स्पर्श करने का जो आनंद है उसको प्राप्त करते हैं। और रूप क्या है? रूप जो है वो पकी सुनहरी फसलों की जो मुस्कान को देखते हैं वो रूप का आनंद लेते हैं। और रस क्या है? जो तालम खान और गन्ने चूसे जी भर वो रस का आनंद लेते हैं। और गंध क्या है? जो मौलसरी के ताज़े टटके फूल होते हैं उसका जो सुगंध ग्रहण करते हैं और वे गंध का जी भरकर ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार जो कवि थे वो बहुत दिनों के बाद शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध को जी भरकर भोगा। अयोग वाहक कौन है? अ अनुस्वर, अनुस्वर, विसर्ग, य व, अ य व। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग जो होता है वो अयोग वाहक होता है। यह ना तो स्वर के अंतर्गत गिना जाता है ना ही व्यंजन के अंतर्गत, लेकिन यह स्वर के अंत में लगता है, जैसे कि अहम। तो ये इस प्रकार लगता है। अगला प्रश्न है, शब्दों की आधारशिला डैश है? ध्वनि, भाषा, वर्ण, लिपि। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि। अगला प्रश्न है, हिंदी में उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 3 प्रकार के। कौन कौन से हैं जान लेते हैं। हिंदी उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग, संस्कृत उपसर्ग और उर्दू उपसर्ग। करनी में कैसा प्रत्यय है? कर, अनि, क, नी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, नी प्रत्यय। प्रत्यय यानी कि जो अंत में लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। उद्धार, उद्धार संधि विच्छेद कीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उद प्लस हार, उद प्लस धार, या उद प्लस धार, या उप प्लस धार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उद प्लस हार। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, उद प्लस हार, उद्धार। यह जो है यह व्यंजन संधि है। कौन सी संधि? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? जिसमें कि व्यंजन का व्यंजन के साथ अथवा किसी स्वर के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। रसोई घर कौन सा समास है? कर्म तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, या संप्रदान तत्पुरुष, या अव्ययीभाव है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, संप्रदान तत्पुरुष। कैसे? जब हम रसोई घर को विग्रह करते हैं तो क्या होगा? रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। तो के लिए जो है इसका लोभ हो जाता है और क्या हो जाता है? रसोई घर हो जाता है। और कर्म तत्पुरुष का एक उदाहरण क्या होगा? स्वर्ग को प्राप्त। देखिए, स्वर्ग को प्राप्त, यहाँ पर को जो लोप हो जाएगा और क्या हो जाएगा? स्वर्ग प्राप्त। और उसके बाद संबंध तत्पुरुष का क्या होगा? सेना का पति। देखिए, सेना
का, सेना का पति। यहाँ पर का जो संबंध का जो लोप हो जाता है और हो जाता है सेनापति। अव्ययीभाव किसे कहते हैं? जिसका जो पूर्व पद क्या होता है, उपसर्ग या प्रत्यय होता है, उसे क्या कहते हैं? सॉरी, अव्ययीभाव किसे कहते हैं? जिसका कि पूर्व पद क्या होता है? अव्यय या फिर उपसर्ग होता है, उसे क्या कहते हैं? अव्ययीभाव समास। अगला प्रश्न है, संयोग का विलोम शब्द छांटिए। संयोग का क्या होगा? वियोग। संयोग वियोग। इनमें से घर का पर्यायवाची शब्द है कौन सा है? विपिन, निलय, कमल, व्योम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, निलय। निलय जो है वो घर का पर्यायवाची शब्द है। घर का और कौन कौन सा है? निकेतन, निकेतन, उसके बाद भवन, उसके बाद आलय, ये सब क्या है? घर के पर्यायवाची हैं। और व्योम किसका है? आकाश, आकाश, अंबर, अंबर, नभ, इन सब के क्या है? पर्यायवाची हैं। कमल का जो फूल होता है। और विपिन का क्या पर्यायवाची शब्द है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगला प्रश्न है, इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द छांटिए। दुर्जन, इनमें से कौन सा दुर्जन सही है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ये वाला सही है। अगला प्रश्न है, सही वर्तनी वाला शब्द छांटिए। तो विधि, सबसे पहला वाला विधि जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, धोबिन शब्द का लिंग बदलिए। धोबिन किस लिंग में है? स्त्रीलिंग में है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, धोबी। धोबी का क्या होगा? धोबिन। अगला प्रश्न है, बहु शब्द का बहुवचन छांटिए। बहु, बहु शब्द का बहुवचन क्या होगा? बहुए, 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 बहुए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, बहुएं। तो उकारांत, देखिए बहु, बहु क्या है? उकारांत। बहु शब्द जो है वो उकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द। तो नियम है कि उकारांत स्त्रीलिंग शब्द के अंत में ऊ का जो हो जाता है वो हर्ष ऊ हो जाता है। ठीक है, कौन सा हो जाता है? हर्ष ऊ हो जाता है। और अंत में ए जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? यह जो बड़ा ऊ है छोटा ऊ हो जाता है और लास्ट में अंत में ए जुड़ जाता है। देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से बहु, बहु क्या है? इसमें बड़ा ऊ है, लेकिन ये क्या हो जाएगा? छोटा ऊ हो जाएगा और अंत में ए लग जाएगा। तो बहुएं, इसका क्या हो गया? बहुवचन हो गया। तो जब भी उकारांत वाले स्त्रीलिंग शब्द आएंगे तो उसके अंत में ए जोड़कर जो बड़ा वाला ऊ होगा उसको छोटा वाला ऊ बदलने देने से वो बहुवचन हो जाएगा। और एक एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं। झाड़ू, झाड़ू का क्या है? बड़ा ऊ है और यह स्त्रीलिंग शब्द है। तो इसका बहुवचन करने पर क्या होगा? इसका बहुवचन करने पर क्या होगा? यह छोटा ऊ हो जाएगा और अंत में ए लग जाएगा। तो क्या होगा? झाड़ू का झाड़ू ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तुम इतवार को हमारे घर पर आओ। यहाँ इतवार को कौन सा कारक है? अधिकरण कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक, कर्ता कारक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अधिकरण कारक।
कालवाचक शब्दों के साथ को परसर्ग लगता है, यानी कि कालवाचक शब्दों के साथ को परसर्ग लगता है। जैसे कि अभी गया है नवंबर 14 तारीख को बाल दिवस मनाया जाता है, तो वो क्या है, कालवाचक शब्द है। कालवाचक शब्दों के साथ हमेशा जो है वो को परसर्ग का व्यवहार होता है। हिंदी में विशेषण के कितने भेद हैं? 2, 3, 4, 5। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 4 भेद हैं। क्या क्या है? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक भी 2 प्रकार है, अनिश्चित और निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। तीसरा है परिमाणवाचक भी 2 प्रकार है, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो सबसे पहले विशेषण किसे कहते हैं? जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। तो उसके आगे है अकर्मक क्रियायुक्त वाक्य छांटिए। वह कूदता है, छात्र पूछता है, मैं कहता हूँ, तुम देखते हो। तो यहाँ पर जो अकर्मक है वो वह कूदता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है मैं खाऊंगा, सामान्य भूत में परिवर्तन कीजिए। मैं खाता हूँ, मैं खाता था, मैंने खाया होता। तो सामान्य भूत में क्या होता है? सामान्य भूत जो होता है वो ऐसे समय का बोध होता है जैसे कि सामान्य भूत में क्या होता है? बीते हुए समय का जो है वो बोध होता है, पर विशेष समय का ज्ञान नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मैंने खाया। देखिए मैंने खाया में इससे नहीं पता चल रहा है कि हाँ समय का तो पता चल रहा है मैंने खाया में, लेकिन विशेष समय का ज्ञान बोध नहीं हो रहा है कि अभी अभी खाया है या बहुत पहले या खा रहा है या कुछ भी, इसे पता नहीं चल रहा है। अगला प्रश्न है अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, मिश्र वाक्य में लिखिए। मिश्र वाक्य में लिखना है। तो ए जो लड़के अच्छे होते हैं, बी परिश्रमी होते हैं, बी अच्छे लड़के हैं और परिश्रमी हैं, सी लड़के अच्छे हैं और परिश्रमी हैं, डी इनमें से कोई नहीं। तो मिश्र वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य होता है। मिश्र वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य होता है और उससे आश्रित, यानी कि मुख्य उपवाक्य से आश्रित एक से अधिक आश्रित उपवाक्य रहता है। क्या? आश्रित उपवाक्य। जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं। कौन से लड़के? जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं। यह जो है आश्रित है और यह मुख्य उपवाक्य है। तुम खाओ, यह किस तरह का वाक्य है? विधिवाचक, निषेधवाचक, संदेहवाचक, आज्ञावाचक। तो तुम खाओ यह कौन सा वाक्य है? अर्थ की दृष्टि से जो वाक्यों को 8 भागों में विभक्त किया गया है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आज्ञावाचक। आज्ञावाचक मतलब कि जिस वाक्य में आज्ञा हो, अनुरोध हो, आदेश हो, परामर्श हो, उपदेश हो, वह कौन सा होता है? आज्ञावाचक होता है। तो अर्थ की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से पूछा जाता है ऐसे। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य को कितने भागों में विभक्त किया गया है? अर्थ की दृष्टि से 8 भागों में वाक्य को विभक्त किया गया है। अगला प्रश्न है खाक में मिलाना। इस मुहावरे का अर्थ छांटिए। बर्बाद करना, पोशाक पहनना, बातें करना, दोष निकालना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बर्बाद करना। अगला प्रश्न है तन पर नहीं लगता पान खाई अलबत्ता। इस कहावत का अर्थ छांटिए। बुरी आदत में पड़ना, झूठा दिखावा करना, बहुत गरीब होना, लता से पान तोड़कर खाना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, झूठा दिखावा करना।
तन पर नहीं लता, यानी कि तन पर कपड़ा भी नहीं होता, और पान खाए अलबत्ता। तो अगला प्रश्न है, छात्र पाठ को किस तरह आत्मसात किया है, यह जानने के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए मूल्यांकन, बी गृह कार्य, सी मूल्यांकन, डी अनुवाचन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी अनुवाचन, सॉरी इसका नंबर सी होगा मूल्यांकन और गृह कार्य। अगला प्रश्न है, आजकल हिंदी भाषा भिन्न राज्यों में हिंदी कौन सी पद्धति में पढ़ाया जाता है? प्रत्यक्ष पद्धति, परोक्ष पद्धति, व्याकरणानुवाद पद्धति या डी अन्वय पद्धति? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी व्याकरणानुवाद पद्धति से पढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न है, अनुवाचन के बाद क्या होना चाहिए? बोध परीक्षा, आदर्श वाचन, मौन वाचन, प्रस्तावना। सबसे पहले तो प्रस्तावना होता है तो ये नहीं होगा, और आदर्श वाचन अनुवाचन के पहले होता है तो यह भी नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए बोध परीक्षा। सबसे पहले जो शिक्षक होता है वो आदर्श वाचन करता है, उसके बाद जो छात्र होता है उसका अनुकरण वाचन करता है। उसके बाद क्या होता है, जो शिक्षक होते हैं, जो अध्यापक होते हैं, वो बच्चों को बोध परीक्षा करने के लिए अति सरल प्रश्न पूछते हैं। बोध परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछते हैं? अति सरल प्रश्न, जैसे कि पाठ का शीर्षक क्या है, इस पाठ के कवि कौन हैं, तो इस प्रकार सरल सरल प्रश्न पूछते हैं बोध परीक्षा में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बोध परीक्षा। अनुवाचन यानी कि अनुकरण वाचन के बाद, अनुकरण वाचन जो है वो छात्र करता है, उसके बाद बोध परीक्षा के लिए अत्यंत सरल प्रश्न पूछे जाते हैं। पद्य में स्थित कर्ता, कर्म, क्रिया आदि को क्रम में रखने को डैश कहते हैं? पद्य विधि, अनुवाद, शिक्षण, अन्वय। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी अन्वय। अगला प्रश्न है, पद्य पाठ में गृह कार्य इनमें से कौन सा हो सकता है? जब पद्य पाठ पढ़ाता है कोई शिक्षक तो वह गृह कार्य में क्या दे सकता है? ए कविता को कंठस्थ करना, बी समान भावों की कविता संग्रह करना, सी कविता का भावार्थ लिखना, या डी इनमें से सब। तो इसका इनमें से सब हो सकता है, क्योंकि ये सब जो है वो एक अध्यापक दे सकता है एक विद्यार्थी को, एक छात्र को, ठीक है। कविता कंठस्थ करना यानी कि उस कविता को पूरी तरह से कंठस्थ करना, मुखस्थ करने के लिए कहेगा। समान भावों की उसी प्रकार के कविताओं का संकलन करना, यानी कि उस कवि के और भी क्या क्या कविताएं हैं उस कविताओं को संग्रह करना, या कविता का भावार्थ लिखना, ये सब कुछ क्या है? पद्य पाठ में गृह कार्य के तौर पर दिया जा सकता है। रसानुभूति होता है गद्य पाठ में, पद्य पाठ में, नाटक में, व्याकरण पाठ में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पद्य पाठ में सबसे ज़्यादा रसानुभूति होता है। पहले उदाहरण देकर उसके बाद नियम निर्धारण करना डैश है? अन्वय, निगमन, आगमन, प्रत्यक्ष। तो सबसे पहले उदाहरण, उसके बाद नियम निर्धारण करना वो आगमन है, और निगमन में पहले नियम, उसके बाद ही उदाहरण। अगला प्रश्न है, व्याकरण पाठ में प्रश्न कैसे होने चाहिए? समस्यामूलक, रसानुकूल, भावात्मक, बोधनात्मक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए समस्यामूलक प्रश्न होने चाहिए व्याकरण पाठ के लिए। व्याकरण पाठ के लिए सहायक सामग्री के मुख्य कौन से हैं? श्यामफलक, मार्जिन, चित्र, विभिन्न प्रकार के चार्ट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी विभिन्न प्रकार के चार्ट। से कालीठारू बीमार अच्छी, इसका सही उत्तर क्या होगा? वह कल से बीमार हैं, वह कल से बीमार है, वह कल से बीमार है, वह कल बीमार है, वह कल से बीमार है, वह कल से बीमार हूँ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वह कल से बीमार है। से कालीठारू बीमार अच्छी। अगला प्रश्न है, मु अनेक सुंदर स्थानों को जाइछि। मैं अनेक
सुंदर स्थानों में गया हुआ हूँ, मैं अनेक सुंदर स्थानों को गया हूँ, मैं अनेक सुंदर स्थान गया हूँ, मैं अनेक सुंदर स्थान गया हूँ। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। 51 नंबर। अगला प्रश्न है, मते बगीचारे बुलिबाको भल लगी। मुझे बगीचे पर घूमना अच्छी लगती है। बगीचे का जो ये, मुझे बगीचे में घूमना अच्छी लगती है, मुझे बगीचे पर घूमना अच्छी लगती है, अच्छा लगता है, मुझे बगीचे में घूमना अच्छा लगता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मुझे बगीचे में घूमना अच्छा लगता है। अगला प्रश्न है, बगीचारे अनेक प्रकारर फूल अच्छी। बगीचे पर अनेक प्रकार के फूल है। बगीचे में अनेक प्रकार के फूल हैं। बगीचे में अनेक प्रकार के फूल है। बगीचे में अनेक प्रकार के फूल है। तो सबसे पहले बगीचे में एक फूल नहीं होते हैं, बहुत सारे फूल होते हैं। तो यहाँ पर बहुवचन होगा, तो इसीलिए यह जो है तीनों हैं वो कट जाएगा। जहाँ पर है वो ही करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, समस्ते तांको प्रशंसा करती। सब उनकी प्रशंसा करते हैं, सब उनका प्रशंसा करते हैं, सब उसकी प्रशंसा करते हैं, सब उसके प्रशंसा करते हैं। तो समस्ते तांको प्रशंसा करती, तो सम्मान देते समय भी हैं का प्रयोग किया जाता है। तो इस दो वाक्य में हैं का प्रयोग हुआ है। सब उसकी प्रशंसा करते हैं और सब उसका प्रशंसा करते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सब उसकी प्रशंसा